वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम अपने फोर्थ सेमेस्टर की एक न्यू बुक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। सो ये हमारा एकदम मेजर सब्जेक्ट होने वाला, जैसे हमारा प्रीवियस ईयर में सेमेस्टर में जीएसटी था, हमारा उसी टाइप से मान लो। ठीक है, तो हम इसकी पहले डिटेल्स देख लेते हैं क्या है। सो ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है, NBCM 402 कोर्स सब्जेक्ट है। 45 के लेक्चर्स होंगे। देन उसके बाद वही आपका 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। देन हमारे वही की सेक्शन ए 20 मार्क्स होंगे, जिसमें से 4 क्वेश्चंस करने हैं हमें। सेक्शन भी हमारा 30 मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स ईच क्वेश्चन। देन एज वेल एज सी। देन हमारे यूनिट 1 है ऑडिटिंग। इसमें मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन, ये सब पढ़ेंगे। देन उसके बाद हमारी यूनिट 2 है। यूनिट 2 हमारी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है। ठीक है, उसमें डेफिनेशन, कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है, क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, ये सब चीज़ें। तो यूनिट 1 में हमारे टोटल 13 आई गेस 14 चैप्टर है। 14 चैप्टर हैं, ये सारे बहुत छोटे चैप्टर है, बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा ईजी चैप्टर है। देन यूनिट 2 सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ये भी हमारी थोड़ी सी ईजी है, बट हमारी ऑडिटिंग ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो भी आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज इंट्रोडक्शन। की इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि ऑडिटिंग होती क्या है। सो इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ने वाले हैं ओरिजिन ऑफ ऑडिट, की कहाँ से आया है, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, डेफिनेशंस पढ़ेंगे, एलिमेंट्स पढ़ेंगे, बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग क्या होते हैं, मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्सिडरी ऑब्जेक्ट क्या होता है, डिटेक्शंस कैसे करते हैं एरर्स की। जो ऑडिटर है, वॉच डॉग है या फिर ब्लॉन्ड हाउंड है। देन उसके बाद क्वालिटीज़ क्या है ऑडिटर की, इंटीग्रिटी क्या है, ऑब्जेक्टिविटी, डिपेंडेंसी, स्कोप क्या है, टेक्निक क्या है ऑडिटिंग की। मतलब ऑडिटिंग का जितना भी इंट्रोडक्शन है हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और हाफ ऑफ द चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। Then, so start करते हैं। In the ancient time, the methods of accounting were so simple, crude, and number of transactions were so small that each businessman was able to check himself all the transaction। देखो पहले क्या होता था एंशियंट टाइम में, कि जो सारे मेथड्स थे अकाउंटिंग के वो ज़्यादा सिंपल होते थे, छोटे छोटे ट्रांजेक्शन होती थी, जो बिजनेसमैन होता था वो खुद ही सब कुछ चेक कर लेता था। देन एट दैट टाइम नो वन फेल्ट नेसेसिटी ऑफ ऑडिटिंग, तो उसके लिए हमें किसी को ऑडिटर को हाइड करने की ज़रूरत नहीं थी, या फिर चेक करने की ज़रूरत नहीं थी। सो पढ़ते हैं बेसिकली ओरिजिन कहाँ से आया था ऑडिटिंग का। सो the auditing has its origin in the necessity in the development of some system to put check on the person whose duties were record receipts, distributions of money on the behalf of owners। कि अब ऑडिटिंग ऐसे हो कि जो ऑडिटिंग है ये एक नेसेसिटी सी मिल गई डेवलपमेंट में, कि जिसे हम अपने जो पर्सन चेक करता है, जिसकी ड्यूटी होती है रिसिप्ट्स को रिकॉर्ड करना, मनी को चेक करना अपने ऑनर के बिहाफ पे। एंड इन द एंशिएंट टाइम्स ऑडिटिंग वाज कंफर्म to public accounts only. The historical records show the ancient Egyptians, the Greek of Romans used to get their public accounts audited। कि पहले क्या होता था कि सिर्फ पब्लिक अकाउंट ऑडिटेड होते थे, इजिप्शियंस, ग्रीक्स एंड रोमन्स के टाइम पे वही पब्लिक अकाउंट अपने ऑडिट करवाते थे। With the development of trade and commerce, the need of recording transaction were felt by businessmen। फिर जब ट्रेड आया, कॉमर्स आया, तो जो बिजनेसमैन तो नहीं बहुत ज़रूरत होने लगी, लंबी लंबी ट्रांजेक्शन होने लगी, तो इसकी वजह से हमारा जो ऑडिटिंग था वो हमारा नेचर में आया। ही स्टार्टिंग टेकिंग सर्विसेज, ये सर्विसेज होने लगी थी, देन नेसेसिटी हो गई। और उसके बाद नेक्स्ट इज लोकल लोकल नहीं, किसी का नाम है यहाँ पे, एंड हैड पब्लिश्ड इन डबल एंट्री सिस्टम। फिर डबल एंट्री सिस्टम आया डेवलपमेंट के लिए 1494 में। जो सिस्टम था ये कैपेबल होता था, जिसमें सारी तरफ की ट्रांजेक्शन आ जाती थी। एंड देन ही ऑल्सो डिस्क्राइब द ड्यूटीज ऑफ रिस्पॉन्सिबल ऑफ ऑडिटर। इन्होंने हमारा ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज भी बताई कि क्या क्या होती थी। दिस सिस्टम हैड इट्स इफेक्ट, उनके जर्नलाइजिंग भी करते थे वो। दी ऑडिट एज द प्रेजेंट शेप विद द रिजल्ट ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अगर हम अभी की बात करें तो भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन में है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था 18th सेंचुरी से। हमारी बैंकिंग फैसिलिटीज़ आ गई, कम्युनिकेशन आ गया, इन सब की वजह से हमारा जो ऑडिटिंग था वो भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया। ये बेसिकली प्रॉपर एक रिपोर्ट देता है। देन उसके बाद डेवलपमेंट हैज़ डिस्ट्रिक्ट इम्पैक्ट ऑन इवोल्यूशन ऑफ ऑडिटिंग। द ऑडिट ऑफ बिजनेसमैन अकाउंट्स बिकम common only in 19th century। The enormous increase in the trade, commerce, industry, trade using auditing accounts unavoidable। कि अभी कॉमर्स में, ट्रेड में, इंडस्ट्री में
अब ऑडिटिंग बहुत ज़्यादा अनअवॉइडेबल हो गई कि अब इसको हम अवॉइड ही नहीं कर सकते हैं। देन उसके बाद ऑडिटिंग इन इंडिया, कि इंडिया में ऑडिटिंग कैसी है। सो प्रायर टू 1913 नो क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर वाज प्रिस्क्राइब। देखो 1913 से पहले कोई क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब ही नहीं करते थे ऑडिटर्स की। इट वाज द इंडियन कंपनीज एक्ट। इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 में था, जिससे फर्स्ट टाइम बताया गया था कि क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। द ग्रोथ ऑफ ऑडिटिंग इन इंडिया कैन बी रिलेटेड विद द एक्ट। और जैसे जैसे एक्ट इंक्रीज होता गया वैसे भी इनकी को जो क्वालिफिकेशन इंक्रीज होती गई, ये कंपलसरी होता गया हर ईयर में कराने के लिए। देन उसके बाद प्रायर टू दिस प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज ऑथराइज्ड टू इशू द सर्टिफिकेट टू अकाउंट सर्टिफिकेट। देन इससे पहले क्या होता है, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी वो ऑथराइज करती थी अपना जो भी ऑथराइज कर थी सर्टिफिकेट ऑथराइज करती थी। देन बॉम्बे गवर्नमेंट वाज टू फर्स्ट अ डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी विच नॉन एज गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी। देखो ऑडिट क्या होता है, जिनको बहुत ज़्यादा अच्छे से अकाउंट्स जो अकाउंट्स को चेक करते हैं उसको ऑडिटर्स बोलते हैं। सो ये पहले ऑडिटर्स नहीं होते थे, टर्म नहीं होती थी, सिर्फ एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलता था अकाउंटेंसी का। देन उसके बाद इन 1932 क्या हुआ, एक ऑडिटर सर्टिफिकेट रूल आने लगा जो कंट्रोल करता था सारे अकाउंटेंसी मेजर्स को। देन प्रॉपर मेंटेन बना के रखता था स्टैंडर्ड वगैरह ऑडिटर से जितने भी रिलेटेड थे। देन उसके बाद 1949 में चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट पास हुआ था, जिसमें सारी ऑटोनॉमी थी जो देती थे हम चार्टेड अकाउंटेंट्स को। देन जो चार्टेड अकाउंटेंट्स थे इंडिया में वो इस्टेब्लिश एक्ट कब स्टेब्लिश हुआ था, 1 जुलाई 1949 को। देन इट रेगुलेट्स द प्रोफेशन, कंडक्ट्स एग्जामिनेशन। यहाँ पे हमारा प्रोफेशन आ गया, कंडक्ट्स आ गया, एग्जामिनेशन आने लगे, सब चीज़ आने लगी। देन अ मेंबर कैन बी द इंस्टीट्यूट मेंटेन हायर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। की ना जो इंस्टीट्यूट था वहाँ पे मेंबर्स थे बहुत ज़्यादा। तो मेंबर कौन कौन होते थे, एसोसिएट द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट AC और ऑर्डिनरी मेंबर्स होते थे। फेलो द IFC वाले, ये तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं लग रहा है मुझे। फिर उसके बाद ईयर वाइज ही लिखा है कि 1996 में न्यू कंपनीज एक्ट आ गया था, उसमें से फर्दर अमेंडमेंट्स आए। देन उसके बाद एनुअल रिपोर्ट भी आने लगी, उसमें अकाउंट्स इनलार्ज होने लगे। देन 1959 में एक अनदर बॉडी आई, देन अकाउंट्स द कोस्ट वर्क एंड उसके एक अंडर द कोस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स एक्ट था। देन उसके बाद उसमें 233B ऑफ द कंपनीज एक्ट के बारे में भी था। देन उसके बाद 1960 में एक सर्टेन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आए जो कंपनीज एक्ट में आए। देन उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आने लगे जो ऑडिटर के लिए ज़रूरी होता था। देन द कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट आया 1974 में, जिसमें सेक्शन 224A के बारे में था, जिसमें स्पेसिफिक ऑडिटर क्या क्या काम कर सकता था, अपॉइंटेड कैसे होते थे बाय स्पेशल रेजुलेशन के अंदर। देन उसके बाद फर्दर प्रोवाइड रिस्ट्रिक्शंस आने लगी कैसे कैसे होना है। देन द लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, द लास्ट 5 decades हैव बीन रैपिड ग्रोथ ऑफ डाइवर्सिफिकेशन अकाउंटिंग प्रोफेशन इन द इंडिया। कि देखो लास्ट 5 डेकेड्स में ज़्यादा ज़्यादा चेंजेस आने लगी। देन उसके बाद ये एक प्रोफेशन बन गया सोसाइटी में। देन उसके बाद प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल फाइनेंशियल टैक्स ऑडिट, शॉर्ट मैनेजमेंट ऑडिट, प्रोजेक्ट प्लानिंग, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, अब ये सब चीज़ें अलग अलग हो गई हैं। तो उसके बाद डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग, प्रॉपर ऑडिटिंग क्या है, अभी तक जो हमने पढ़ा वो एग्जाम में नहीं आता है, हिस्ट्री वगैरह नहीं आती है, सिर्फ डेफिनेशन से आएगा कि डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग क्या है। सो इट इज़ नॉट इजी टू डिफाइन द वर्ड ऑडिट। ऑडिट इतना इजी नहीं है डिफाइन करना। वैसे जो ऑडिट है एक लैटिन वर्ड है दैट इज मीन टू हियर, मतलब सुनना। तो उसके बाद अ पर्सन वाज अपॉइंटेड टू ऑडिट कैश ट्रांजेक्शन ओनली, जो कि सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन ऑडिट करता था। वेदर द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्डिंग कैश रिसिप्ट पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेस ऑनर his job properly or not, hence it was merely a cash audit। तो पहले कैश ऑडिट होता था कि उसने ऑनर ने अच्छे से करी है कि नहीं रिकॉर्ड करी है, तो वो वही चेक करता था। बट नाउ द वर्ड ऑडिट हैज अ वाइडर मीनिंग, बट अभी रिसेंट वर्ड में इसकी थोड़ी बड़ी मीनिंग है। देन ऑडिटिंग इज द वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। देखो ऑडिटिंग क्या है, एक वेरिफिकेशन है अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का, जो कि डिस्क्लोज कौन करता है, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखो ऑडिटर कौन होता है, बेसिकली हमारे अकाउंट्स चेक करता है। अकाउंट्स मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस, ये सब चीज़ें कि कोई एरर तो नहीं आ रहा है। मतलब वो स्पेसिफिकली एरर ढूंढने के लिए हायर नहीं होता, वो सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए हायर होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, आगे डिफरेंस आएगा इसी चीज़ को लेके। देन उसके बाद जो सिर्फ वेरिफिकेशन करता था हमारी फाइनेंशियल पोजीशन का,
by the accounts. Then it is an examination of accounts to ascertain whether the balance sheet and profit and loss give true and fair व्यू फाइनेंशियल प्रॉफिट लॉस ऑफ द बिजनेस कि वो ट्रू एंड फाइनेंशियल मतलब ट्रू नेचर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है फॉर द पर्पस जिसके लिए भी हुआ है. देन ऑडिटिंग इज द इंटेलिजेंट एंड क्रिटिकल टेस्ट ऑफ एक्यूरेसी. ये इंटेलिजेंट के लिए इंटेलिजेंट है, क्रिटिकल टेस्ट ऑफ एक्यूरेसी है, एडुकेसी आनी चाहिए, डिपेंडेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग डाटा, अकाउंटिंग स्टेटमेंट, ये सब चीज़ें आनी चाहिए. Then it is concerned with examination of accounting data to determine the extent of accuracy of profit and loss account. की यहाँ पे सिर्फ एग्जामिनेशन होता है हमारे जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनका. देन उसके बाद इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ ऑडिटिंग की, ऑडिटिंग की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या, अगर वो मीनिंग बोले तो अभी हमने जो पढ़ा है वो लिखेंगे, बट अगर आप डेफिनेशन आया तो आप ये लिखेंगे इनमें से कोई भी, तो नीचे उसका ऑथर भी लिख कर आएंगे. सर मैं एक बार प्रॉपर मतलब बता देती हूँ क्या कि देखो ऑडिटिंग क्या है कि एग्जामिनेशन है बुक का, अकाउंट्स का, वाचर का, बिजनेस का, कि कैसे कैसे करते हैं, बैलेंस शीट हमारी ट्रू है, फेयर है कि नहीं है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर हमने जितना भी करा है. एंड जो ऑडिटर है वो खुद से सेटिस्फाई होना चाहिए. देन उसके बाद ऑडिटिंग इज कंसर्न विद वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग डाटा कि उसकी एक्यूरेसी क्या है, रिलायबिलिटी क्या है. जो ऑडिटिंग है एक एग्जामिनेशन होता है रिकॉर्ड्स का, हमारे जितने भी है ये लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव में होता है जिसमें फ्यूचर फोरकास्ट भी कर सकते हैं फाइनेंशियल मैटर्स में सच एज कंट्रोलिंग, फोरकास्टिंग, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग, इन सब चीज़ों में. देन ऑडिटिंग इज नॉट अ इंक्विजिशन इन मिशन एंड इट्स मिशन इज नॉट फॉल्ट फाइंडिंग. देखो मैंने बोला ना कि ये फॉल्ट फाइंड नहीं करता है, इसका मतलब होता है सिर्फ नोटिस करना कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है. देन एन ऑडिट इज अ एग्जामिनेशन ऑफ सच रिकॉर्ड्स एंड ये एक इंटेलिजेंट है, क्रिटिकल जो भी हमने पढ़ा है. देन उसके बाद ऑडिटिंग एक इन्वेस्टिगेशन है जो कि हमारा ऑडिटर करता है फेयर व्यू चेक करने के लिए. देन हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड सब कुछ चेक होता है. देन उसके बाद नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं. देव अब डेफिनेशन देखो, अब डेफिनेशंस क्या होती हैं. ये एक थ्रोफुल है, इंटेलिजेंट है, सिस्टमेटिक क्रिटिकल एग्जामिनेशन है डाटा का. तो अकाउंटेंट्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट की जो अकाउंट्स होते हैं वो अकाउंटेंट के बाय प्रिपेयर्ड होते हैं, और जो ऑडिटर होती है वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन करता है. देन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट शुड बी मेड बाय थ्रू द ईयर और पीरियडिकली, कि या तो ये ईयरली भी हो सकता है फिर पीरियडिकली भी हो सकता है. दिस डन विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट रिकॉर्ड. ये हमारा रिलेवेंट रिकॉर्ड, वाचर, डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन इन सब से होता है. फिर उसे कहाँ से रिपोर्ट मिलती है. द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रीड्स द ट्रू वैल्यू, फेयर प्रॉफिट एंड लॉस है कि नहीं, जो बैलेंस शीट है वो एग्जिबिट करते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. एंड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स है मेंटेन करे जाते हैं जिससे कि सब कुछ प्रोविजन मतलब लॉ एकदम मेंटेन रहे. सो इन द वाइडर स्कोप ऑडिट में इंक्लूड द ऑडिट of non-financial matters like audit of policies, operation efficiency. In such cases auditor have the role of advisor कि अगर उसे देखो फाइनेंशियल करना हो तो वो बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस देखेगा, बट अगर उसे नॉन फाइनेंशियल मैटर्स देखने हैं तो उसको हम उसको रोल ऑफ एडवाइजर बोलते हैं, जहाँ पे वो पॉलिसीज, ऑपरेशन एफिशिएंसीज ये सब चीज़ें चेक करते हैं. देन इट में concluded that auditor is a critical and intelligent examination of record fact, financial, non-financial, to give attestation or expert opinion thereon, कि वो सिर्फ अपने एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकता है. इन नटशेल ऑडिटिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग एंड वाचिंग द फाइनेंशियल डाटा एंड सिस्टम, इन्वेस्टिगेट द ट्रुथ रिपोर्ट अबाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अपॉइंटेंट की जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने के लिए हम ऑडिट को हायर करते हैं. देन ऑडिटिंग इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स. ये कौन कौन से स्टेप्स होते हैं. सो स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करना, उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करना, एनालाइज करना, रिव्यू करना कि सिस्टम कैसा है, इंटरनल कंट्रोल कैसा है, टेस्टिंग करना, अरिथमेटिकल नेसेसिटी देखना, वेरिफिकेशन करना स्टेट ऑफ अफेयर्स को, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस इन सबको देखना. देन प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट, एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस, ये सब चीज़ें. देन एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग के कौन कौन से एलिमेंट्स है. सो ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस डेफिनेशन ऑडिटिंग इज द फॉलोइंग एलिमेंट्स. सिस्टमेटिक एंड इंडिपेंडेंट है रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करने का. देन उसके बाद जो ऑडिटिंग है वो एक अनबायस्ड मैनर में की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने के लिए. फिर उसके बाद द एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ वाउचर, रिटर्न कम्युनिकेशन, क्लाइंट आउटसाइड, ये सब वेरीफाई कर सकते हैं. द ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर्ड एक्सप्रेसिंग ओपिनियन, जो ऑडिट रिपोर्ट होती है एक एज अ ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए बनाई जाती है, ट्रूथफुलनेस के लिए, फेयरनेस के लिए. देन उसके बाद बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, ये सब चीज़ें हम अर्लियर पढ़ के आए. इन द अर्लियर डेज बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, ऑडिटर वर्क करता है थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ टर्म अकाउंटेंसी. देखो पहले क्या होता है, अकाउंटेंसी में तीन टर्म देखते थे, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग.
Then this was a time when no demarcation between the duties and the bookkeeper accountant, but the increase of जैसे ट्रेड बढ़ा है, कॉमर्स बढ़ा, तो ये सब चीज़ें भी आ गई हैं. सो बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग रिकॉर्डिंग एंड बैलेंसिंग करता है, जैसे जर्नलाइज करना, लेजर में पोस्ट करता है, टोटल देख लिया, बैलेंस कर लिया. फिर अकाउंटेंसी में क्या होता है? एरर्स को ढूंढना, ट्रायल बैलेंस बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, बैलेंस शीट बनाना. एंड ऑडिटिंग में क्या होता है? वेरीफाई करना, चेक करना. देन बुक कीपिंग क्या है? एक आर्ट है रिकॉर्डिंग करने की डेली ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिकली. बुक कीपर का काम होता है उसमें जर्नलाइजिंग, पोस्टिंग, टोटलिंग, बैलेंसिंग, ये सब चीज़ें करना. ये सिंपल होती है. देन अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी जहाँ पे बुक कीपिंग खत्म होती है वहाँ से स्टार्ट होती है. तो इन द जॉब ऑफ अकाउंटिंग क्या है? बुक फिनिश्ड हो गई तो सेटिस्फाई करना, हिमसेल्फ को ट्रांजेक्शन एकदम प्रॉपरली देखना, अकाउंट अरिथमेटिकल एक्यूरेसी करना, ट्रायल बैलेंसेस बनाना, एयर ओमिशन को फाइंड करना. देन फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट्स एंड लॉस, प्रॉफिट्स एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं. देन उसके बाद इनमें भी सम अब द अकाउंटेंसी इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स के अकाउंटेंसी फॉलोइंग स्टेप्स में हमारी लिखी हुई है. तो चेक डन बाय बुक कीपर ने उससे सही काम करा है कि नहीं काम करा है. ट्रायल बैलेंस बनाना जिसके सारे ट्रांजेक्शन आ जाए, प्रॉपरली अवेलेबल हो जाए बैलेंस करने के लिए. देन उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने के लिए. देन उसके बाद प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग लॉस बनाना, प्रिपेयर करना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसमें रिजल्ट आते हैं वेरियस ट्रांजेक्शन के ड्यूरिंग द ईयर. देन उसके बाद टू मेक एडजस्टमेंट बनाना रिगार्डिंग द ट्रांजेक्शन एरर्स. देन उसके बाद सूटेबल अकाउंटिंग सिस्टम, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज टैक्स. फिर जहाँ जहाँ पे इनको जरूरत है वहाँ पे प्रोवाइड करें. देन ऑडिटिंग, ऑडिटिंग क्या होती है? ऑडिटिंग वहाँ से होती है जहाँ पे अकाउंटेंसी एंड होती है. देन उसके बाद आफ्टर द अकाउंटेंट हैज कंप्लीट हिज वर्क, उसका काम हो गया. अब वो देन उसके बाद वर्क डन हो गया अकाउंटेंट से, तो वहाँ पे ऑडिटर्स आता है. तो उसके बाद एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन होती है, वेरिफिकेशन होती है, जो सब करते हैं. देन ऑडिटर कौन है? एक इंडिपेंडेंट पर्सन है जो स्पेसिफिकली फॉर द पर्पज ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ वर्क डन बाय अदर्स, जो कि सर्टिफिकेट देना आता है जो काम लोगों ने करा है. Auditing presupposes the existence of complete financial statement prepared by the accountant. After completing his work, auditor has to submit a report. किसी अपना काम करने के बाद में एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है. देन एन ऑडिटर मस्ट बी कॉम्पिटेंट पर्सन. जो ऑडिटर होता है वो एक कॉम्पिटेंट पर्सन होता है, वो सारे प्रिंसिपल एंड सिस्टमेटिक सब कुछ आता है. देन जो ऑडिटर रिपोर्ट और उसे एक रिपोर्ट भी तैयार करनी पड़ती है बाय द एंड ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशन. देन उसके बाद जो भी उसने काम करा है, देन उसके बाद एन अकाउंटेंट कैन नॉट, हाँ कि अगर देखो जो अकाउंटेंट है वो एक ऑडिटर का रोल परफॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मीनवाइल अभी फिर यहाँ पे दो केसेस हैं और एक और चीज़ है कि अकाउंट इज नेसेसिटी वेयरएज ऑडिटिंग इज लग्जरी. कि जो अकाउंट्स है वो एक नेसेसिटी है, मीनवाइल जो एक ऑडिटिंग है वो एक हम लग्जरी में ले लेते हैं. वो क्यों लेते हैं? उनके फॉलोइंग रीज़न है. क्योंकि जो हमें एक्सपेंसेस एंड रेम्यूनरेशन देनी पड़ती है वो हमें प्रॉफिट्स में देनी पड़ती है क्योंकि फिर प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं. देन उसके बाद जो प्रोसीजर होता है नॉर्मल रूटीन से डिफरेंट होता है और डिस्ट्रक्ट कर देता है, तो वहाँ पे वेस्टेज ऑफ टाइम मेजर कर लेते हैं. एंड विद द ऑडिट्स ऑफ अकाउंट देयर इज़ नो श्योरिटी. और जो ऑडिट है वहाँ पे श्योरिटी भी नहीं है कि आपके फ्रॉड्स एंड एरर्स निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, तो वहाँ पे हम ये भी सब कुछ थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है. उसके बाद नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज़ भी थोड़ी ज़्यादा है. देन उसके बाद दी अबव आर्ग्यूमेंट्स आर बेसलेस. पर जो अभी हमने रिसेंट रिसर्च में देखा है कि जो अबव आर्ग्यूमेंट्स है वो यूजलेस है क्योंकि जो इम्पोर्टेंस है ऑडिटिंग की वो थोड़ी ज़्यादा है, तो वो इन सबको वेस्ट कर देती है. मतलब हमने जितने भी हमने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं कि वो नेसेसिटी नहीं है, वो एक लग्जरी है, ये सब चीज़ें, क्योंकि जो अकाउंटिंग है नेसेसिटी तो है बट वो रिकॉग्नाइज नहीं करती है. क्योंकि देखो हमने अकाउंट्स बनाए हैं बट वो रिकॉग्नाइज ही नहीं है, वो कंफर्मेशन ही नहीं है उनके पास कि वे ट्रू है, तो उनका कोई फ़ायदा तो नहीं है, वो वेस्ट है. तो इसलिए ऑडिटिंग ज़रूरी है फॉर द रिकॉग्निशन, फॉर द स्टैम्प. ठीक है. उसके बाद क्योंकि उसमें फ्रॉड वगैरह जितने भी है पता लग जाता है. देन उसके बाद अकाउंटिंग वर्सेस auditing is luxury and accounting is necessity. So it is way to say wrong to say हाँ कि देखो कि wrong है क्या है ना. तो इसके बाद auditing versus अकाउंटिंग वर्सेस ऑडिटिंग की ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है.
सो अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, सो नेचर क्या है? सो इट इज़ अ कंस्ट्रक्टिव नेचर एज इट इज़ अ कंसर्न विद कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कि जो अकाउंटेंसी है उसमें बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। देन जो ऑडिटिंग है उसका मतलब है चेक करना, वेरीफाई करना एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। देन अगर स्कोप की बात करें तो अकाउंटेंसी है वो एक रिस्ट्रिक्टेड है, जब पे सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, इंटरप्शन होती है उनकी। फिर उसके बाद जो ऑडिटिंग है एक इट इज डिटरमाइंड विद एग्रीमेंट, यहाँ पे एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन द ऑडिटर एंड द क्लाइंट। फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन की, तो अकाउंटेंट के लिए हमें कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन नहीं लगती है, बल्कि जो हमारा ऑडिटर है उसके लिए चार्टेड अकाउंटेंट होना ज़रूरी है। फिर अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? रिजल्ट निकालना, फाइनेंशियल पोजीशन निकालना। एंड ऑडिटिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? ट्रूथ एंड फेयर निकालना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। तो अगर कमेंसमेंट की बात करें तो यहाँ पे ये तब शुरू होता है जब बुक कीपिंग खत्म हो जाती है, हमारी ऑडिटिंग कब शुरू होती है? जब हमारी अकाउंटेंसी खत्म हो जाती है। देन रिपोर्टिंग, द अकाउंटेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट अ रिपोर्ट। जो अकाउंटेंट होता है उसको रिपोर्ट सबमिट करने की जरूरत नहीं होती है, बस उसे अकाउंट्स बनाने पड़ता है। जो ऑडिटर होता है उसको एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है। देन उसके बिजनेस ऑफ बेसिस ऑफ रेम्यूनरेशन, यहाँ पे मंथली सैलरी मिल जाती है अकाउंटेंट का। एंड जो ऑडिटर होता है उसको फिक्स मिलता है, जो कि हम बाय द स्टार्ट ऑफ द एग्रीमेंट बोल देते हैं उनको। देन अपॉइंटमेंट की बात करें तो द अकाउंटेंट इज एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेस। जो अकाउंटेंट है वो एम्प्लॉय है बिजनेस का, जो ऑडिटर है वो एक इंडिपेंडेंट है और बाहर से उसको बुलाया जाता है। देन लेवल ऑफ नॉलेज की बात करें तो अकाउंटेंट के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है टेक्निक नॉलेज प्रोसीजर्स की, बट जो ऑडिटर है उसके लिए नॉलेज टेक्निक्स प्रोसीजर सब कुछ आना चाहिए। देन ड्यूरेशन की बात करें, जो अकाउंटेंट है वो थ्रू आउट द ईयर हो सकता है, मीनवाइल जो ऑडिटिंग है वो कभी कभी करा सकते हैं हम। फिर अब की बात करते हैं ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। देखिए इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ के लिए करते हैं, मतलब कुछ हमें निकालना ही है। बल्कि ऑडिटिंग ऐसा नहीं है कि ऑडिटिंग में फ्रॉड और एरर्स नहीं चेक करते हैं। ऑडिटिंग में हम सिर्फ रिकॉग्नाइज करते हैं, सिर्फ उनको मेजर करते हैं कि वो फेयर और ट्रूथ है कि नहीं, हमें एरर्स नहीं निकालते। जब हम सिर्फ एरर्स निकालते हैं तो उसे इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। सो An investigation of books is a count of conducted with a specific purpose। उसको specific purpose के लिए निकालते हैं, जैसे इंक्वायरी करना, अर्निंग कैपेसिटी निकालना, फाइनेंशियल पोजीशन निकालना, फ्रॉड निकालना, मिस एप्रोप्रिएशन निकालना। तो अगर ऑडिटिंग इन्वेस्टिगेशन दो चीज़ें, स्कोप की बात करें जो मेन पर्पस क्या होता है ऑडिटिंग का, कि वेदर जो बैलेंस शीट है वो ट्रू है कि नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस है वो ट्रू है, अकाउंट जो है वो ट्रू है कि नहीं है। तो इन्वेस्टिगेशन उसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी के लिए, सस्पेक्टेड फ्रॉड्स के लिए, है ना, मैटर्स के लिए एप्रोप्रिएशन चेक करने के लिए। देन पीरियड कवर, जो ऑडिटिंग होता है यूजुअली फॉर फाइनेंशियल ईयर होता है, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन 2 to 3 to 5 ईयर्स में होते हैं। जिन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे होती है जो कि है हमारी कंपनीज एक्ट 2013। एंड हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती एज पर कंपनीज एक्ट 2013। देन इनिशिएटेड बाय आउटसाइडर बाय प्रोप्राइटर्स, जो ऑडिटेड है वो इनिशिएटेड बाय प्रोप्राइटर्स होते हैं। जो इन्वेस्टिगेशन होती है जो किसी को बिजनेस लेना है, मान लो किसी को मेरा बिजनेस लेना है, तो अगर मेरा बिजनेस अच्छा है कि नहीं वो चेक करने के लिए वो इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, तभी तो उसको खरीदेंगे। तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑडिट अकाउंट्स। इन दी ऑर्डिनरी सेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन अकाउंट्स आर नॉट ऑडिटेड, कि जो जो हमारे इन दी ऑर्डिनरी सेंस कि जो हमारे जो ऑडिट होते हैं उनको इन्वेस्टिगेटेड होने की जरूरत नहीं होती, बट अगर आपको इन्वेस्टिगेट करना है तो पहले वो ऑडिटेड होने चाहिए। Then evidence. In case of auditing, the auditor is concerned only with the prima facie evidence। यहाँ पे सिर्फ prima facie evidence के लिए कराया जाता है। Then जो investigator looks for substantive evidence and even conclusive evidence are also seen। यहाँ पे सब तरह के एविडेंस देखे जाते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें, जो ऑडिट ऑफ कंपनीज कैन ओनली बी कंडक्टेड फॉर, ये हमारा सिर्फ सीए कर सकता है। एंड जो इन्वेस्टिगेटर है उसके लिए नॉट, उसके लिए सीए होना जरूरी नहीं है। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्ट्स है? तो द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग आर चेंज विद एडवांसमेंट ऑफ बिजनेस, की जैसे बिजनेस चेंज हो रहा है वैसे वैसे उनके ऑब्जेक्टिव्स भी चेंज हो रहे हैं। देन द मेथड ऑफ ऑडिटिंग अकाउंट्स हैव इम्प्रूव, की जो जो मेथड्स हैं उनके इम्प्रूव हुए हैं काफ़ी हद तक। देन जो बहुत सिंपल है एंड इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट है। द मेन ऑब्जेक्ट इज नॉट डिटेक्शन, मेन ऑब्जेक्ट उनका डिटेक्शन करना नहीं है, वो सिर्फ चेक करना है कि कितना रिलायबल है कितना नहीं है। देन उसके बाद द पर्पस ऑफ ओपिनियन ऑफ अश्योर दैट करंट ऑब्जेक्ट स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन सब कुछ अच्छे से बनाई गई हो, प्रोफेशन पब्लिकली मतलब अच्छे से बनाया गया हो। तो उसके बाद एज पर सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द मेन ऑब्जेक्ट क्या है ऑडिटिंग का, कि जो हमारे अकाउंट्स है वो ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं है इन केस ऑफ बैलेंस शीट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो उसके बाद
इंडिपेंडेंट जजमेंट होता है, ट्रूथ होता है। देन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग के दो हैं, एक होता है मेन ऑब्जेक्ट जहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स होता है एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, एंड सब्सिडियरी ऑब्जेक्ट में दो आता है, जो कि फर्स्ट है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड डिटेक्शन ऑफ एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स। की सब्सिडी ऑब्जेक्ट क्या है, फ्रॉड और एरर मिल गया है कि नहीं मिल गया। सो द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट क्या है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट टू वेरीफाई करना, स्टैब्लिश करना कि शीट में सब कुछ प्रेजेंट है, वो फेयर एंड व्यू है कि नहीं है, सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज रिक्वायर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, और कंपनीज एक्ट के अंडर है बुक्स ऑफ अकाउंट यहाँ पे भी आते हैं। देन ऑडिटर हैज टू कंडक्ट इंडिपेंडेंट रिव्यू, से इंडिपेंडेंट रिव्यू देना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अबाउट देयर रिलेबिलिटी कितनी है कि नहीं है, कि उनका क्या ओपिनियन है। ऑडिटर एग्जामिन करता है, पूरा कंट्रोल इंटरनल चेक करता है, सब कुछ करता है, अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस भी करता है। तो जस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स अकाउंट, द ऑडिटर मस्ट असेस द सिस्टम इंटरनल कंट्रोल, क्योंकि चेक करने के लिए उसको उसे असेस भी देना पड़ता है इंटरनल कंट्रोल का। देन वेरीफाई करना, पोस्टिंग बैलेंसिंग करना, वैलिडेशन देना, उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना, एक सब कुछ बताना है कि हमारी मेड कैपिटल कौन सी है, रिवेन्यू आइटम कौन से हैं, एग्जिस्टेंस एसेट्स लायबिलिटी क्या है, ये सब चीज़ें चेक करना। तो अब आता है सेकंड वन, दैट इज सब्सिडियरी ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिट। तो दो थे हमारे, एक होता है फर्स्ट डिटेक्शन और प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, कि हमारा फ्रॉड क्या है। सो फ्रॉड रेफर्स द इंटरनेशनल इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड जो हम जानबूझ कर करते हैं, हमारी इंटेंशन होती है वो करने का, जैसे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को हम मिसरिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। फ्रॉड में इन्वॉल्व जिसकी मैनिपुलेशन कर दिया, फॉल्सिफिकेशन कर दिया, ऑल्ट्रेशन कर दिया, मिस एप्रोप्रिएशन कर दिया, सप्रेसिंग कर दिया, ओमिशन हो गया, ट्रांजेक्शन विदाउट सब्सटेंस हो गया, मिस एप्लीकेशन हो गया, ये सब चीज़ें। तो वैसे मिसलीड करते हैं हम ट्रूथ को, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो उसे फ्रॉड कह देते हैं हम। देन उसके बाद जो फ्रॉड में भी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। जो फ्रॉड होता है वो तीन तरह से होता है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश कर सकते हैं, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स कर सकते हैं, एंड मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स कर सकते हैं। देन उसके बाद एम्ब्लेसमेंट ऑफ मिस एम्ब्लेसमेंट बोल सकते हैं, फिर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश भी बोल सकते हैं। सो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश इज यूजुअली बाय डन बाय थ्रेफ्ट, कैश रिसीप्ट, पेटी कैश, चेक्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जब इन सब में हम कुछ ऊंची नीच कर देते हैं तो फिर हमारा मिस एप्रोप्रिएशन है, फिर फ्रॉड हो जाता है। सो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश इज बहुत ज़्यादा ईजी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिटिल इफेक्ट से हो जाता है ये। तो उसके बाद पर्टिकुलरली व्हेन पर्सन इज नॉट सब्जेक्टेड, जहाँ पे चेक नहीं करता है तो वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। देन अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिटिंग फ्रॉड इज ऑल्सो इंक्रीज द ऑनर्स, जहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। देन सिमिलरली फॉल्स पेमेंट ऑफ कैश, ओवर पेमेंट इज ऑल्सो, कैश पे कोई कैश में दिख जाता है और छुपाना बहुत ज़्यादा ईजी भी हो जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट पता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ कैश इज डन ऑटोमेटिक चेक बाय अनदर। दिस टेक्निक ऑडिटिंग इज नॉन एज इंटरनल चेक। सो इंटरनल चेक क्या था, false payment of cash or overpayment of cash are shown in the cash book. A strict control system has to be adopted for receipts of payment cash. अगर जब इंटरनल चेक क्या होता है, जब हम पेमेंट्स को और कैश रिसिप्ट्स को चेक करते हैं उसे इंटरनल चेक बोलते हैं। फिर उसके बाद अ नंबर ऑफ एग्जाम्पल ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश टू बी कैन बी कोटेड, कि कौन कौन से हो सकते हैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश के, जैसे कि रिकॉर्डिंग ऑफ टी-शर्ट्स एंड परचेज, जहाँ पे मिस एप्रोप्रिएशन कर दिया, ओमिटिंग ऑफ क्रेडिट नोट हो गया, पेमेंट्स वेजेस को डमी वर्कर्स को दिखा दिया और जिसके वेजेस शीट है वहाँ पे मिस एप्रोप्रिएशन हो गया, वेरियस रिसिप्ट दिखा दिए लाइक बैड डेट्स, सेल ऑफ स्क्रैप यहाँ पे छुपा दिए गए हों, मे बी कंसील जहाँ पे आपके बैड डेट्स रिकवर्ड एंड सेल ऑफ स्क्रैप ये सब छुपा दिए गए हों। देन ओमिटिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ डोनेशन ऑफ रिसिप्ट बाय रिकॉर्डिंग लोअर अमाउंट, जहाँ पे हमने अमाउंट्स को लोअर कर दिया, जो क्रेडिट सेल है वही नहीं रिकॉर्ड करी है। देन उसके बाद जो कैश सेल है वो भी रिकॉर्ड नहीं करा है। देन उसके बाद टीमिंग एंड लीडिंग मेथड यूज बाय अडॉप्टेड, मनी रिसीव्ड बाय कस्टमर इज पॉकेट व्हेन लेटर ऑन मनी रिसीव्ड फ्रॉम अनदर कस्टमर में बी शोन एज रिसीव्ड फ्रॉम द फॉर्मर कस्टमर, कि कस्टमर की ट्रांजेक्शन्स में जैसे कि कम है तो उसे ज़्यादा दिखा दिया है, ज़्यादा है तो उसे कम दिखा दिया, जैसे मैंने पेमेंट करी मैं नहीं दिखाई, बट जो बाद नेक्स्ट कस्टमर है उसे दिखा दिया। देन उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ रिटर्न और वीपीपी में भी पॉकेट। देन उसके बाद मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, की गुड्स को दिखा दिया। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स इज इन इज इन सच केस ऑफ बिजनेस वे प्रोसीजर एंड डिटेल्स इन हाई वैल्यू, जहाँ पे हाई वैल्यू थोड़ा डील्स इन गुड्स की जो हाई वैल्यू की गुड्स होती है थोड़ी लेस बल्कि होते हैं। यूजुअली बिजनेसमैन डू नॉट बॉदर मच डिफ्लिकेशन ऑफ गुड्स एज कम्पेयर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, जहाँ पे मनी अगर मनी की बात नहीं है
अगर गुड्स की बात है तो वहाँ पे थोड़ी डिले कर देता है, थोड़ा फॉर ग्रांटेड ले लेता है। अगर मनी की बात है तो उसको थोड़ा सीरियस ले लेते हैं। तो उसके बाद डिप्लीकेशन ऑफ गुड्स कैन बी डन बाय, डिप्लीकेशन कैसे होता है, इशू ऑफ, हमने फॉल्स क्रेडिट नोट दिखा दिया है सेल्स रिटर्न का, तो उसके बाद गुड्स में भी स्टोलन बाय एम्प्लॉयज फॉर द गोडाउन, कि अगर गोडाउन से गुड्स चुरा ली गई हैं तब भी, देन इट नॉट ईजी टू डिटेक्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, थोड़ा ईजी नहीं है निकालने के लिए प्रॉपर बुक कीपिंग लगती है हमारी। देन उसके बाद विच सिस्टम, एंड देन उसके बाद मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, दिस टाइप ऑफ फ्रॉड इज कमिटेड बाय अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे जो अकाउंट्स होते हैं वो अपर लेवल मैनेजमेंट के लिए लोग करते हैं, लार्ज अकाउंट्स होते हैं एंड इंटेंशनली होती है फ्रॉड। देन उसके बाद फॉल्सिफिकेशन अकाउंट में से बाय मेकिंग फॉल्स एंट्रीज, हमने फॉल्स एंट्रीज कर दी हैं तब ये होती हैं। तो उसके बाद मेनली टू मोटिव्स आर सच बिहाइंड मैनिपुलेशन, दो मोटिव होते हैं, एक तो शोइंग लो प्रॉफिट्स एंड एक्चुअल वंस, कि जितना हमारा प्रॉफिट हुआ उनसे थोड़ा कम शो करना, जैसे कि रॉन्ग इंप्रेशन है सक्सेस का बिजनेस में, और हमारी पेमेंट्स को है इनकम टैक्स से बचाने के लिए एंड लोअर प्राइस दिखाने के लिए मार्केट में, जैसे कि हमने शेयर्स टू परचेज शेयर्स एट लोअर प्राइस इन मार्केट, जैसे कि हम शेयर्स खुद खरीद सके लोअर, ऐसा ऐसा करके ऐसे। देन शोइंग मोर प्रॉफिट्स इन एक्चुअल दे आर, कि हमारे प्रॉफिट्स इतने नहीं बट हम बुक में इतने दिखा देते हैं, इनसे क्या प्रूव करते हैं वो, द मैनेजर में गेट मोर कमीशन, वो कमीशन मिलता है उनसे, शेयर हाई प्राइस पे बिक जाते हैं, सर्विस जो होती है वो भी डिटेन्ड हो जाती है। देन उसके बाद क्रेडिट वर्टनेस पता लग जाते हैं। देन फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट में भी रिस्टोरिंग बाय यूजिंग डिवाइसेस, की कौन कौन से किन चीज़ों से फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट देख सकते हैं। यहाँ पे परचेज और एक्सपेंसेस में भी इन्फ्लेटेड सप्रेस्ड होते हैं, सेल्स ऑफ अदर इनकम में भी इन्फ्लेटेड सप्रेस्ड होते हैं, स्टॉक्स जो होते हैं वो ओवर अंडर वैल्यूड होते हैं, ओमिशंस हो जाते हैं, डिप्रिसिएशन चार्ज करना भूल जाते हैं, ट्रेड्स एंड लायबिलिटीज अंडर वैल्यूज होती हैं। तो उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं वो प्रीपेड इनकम, इन सब चीज़ों में विंडो ड्रेसिंग कर रहे हैं। विंडो ड्रेसिंग होती है कि फाइनेंशियल पोजीशन विच शोन द अवे दैट इट सीम बेटर देन एक्चुअल इट वाज, कि हमने इतनी अच्छी है नहीं पोजीशन जितनी अच्छी हमने दिखा दी है इन सब के लिए। देन उसके बाद डिटेक्शन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स, प्रिवेंशन ऑफ एरर्स, अभी देखो दो चीज़ थी, फ्रॉड्स एंड एरर्स। फ्रॉड्स हमने देख लिया, एरर्स हमारे बाय मिस्टेक्स आ जाते हैं। सो जनरली एरर्स आर द रिजल्ट ऑफ केयर, जहाँ पे केयरलेस हो जाते हैं अकाउंट्स को बनाने के लिए, वहाँ पे ये चीज़ें आ जाती हैं। ऑडिटर शुड बी वेरी केयरफुल, ये ज़्यादा काफ़ी ऑडिटर्स को केयरफुल होना पड़ता है इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए। देन उसके बाद एनालिसिस अनइंटेंशनल मिस्टेक होती है, जहाँ पे क्लरिकल मैथमेटिकल मिस्टेक्स आ जाती है, ओवरसाइट आ जाती है, मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाती है, मिस एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसीज, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स कैसे कैसे होती है, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ इमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन, एरर ऑफ डुप्लीकेशन एंड कंपेंसेशन एरर्स। सो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, व्हेन प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग अकाउंटेंट्स आर नॉट फॉलोड, जहाँ पे आपके जो प्रिंसिपल्स रूल्स हैं वो सब फॉलो नहीं कराते हैं, जिसकी item of income posted to personal account like rent is credited to the personal account of the person making payment, it will reduce the profit of creditors। अगर आप accounts, अगर किसी के accounts बनाने में आप प्रॉब्लम कर रहे हो तो वहाँ पे वो चीज़ गलत आ जाती है। जो आइटम ऑफ एक्सपेंसेस पोस्टेड टू पर्सनल अकाउंट लाइक रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड पोस्टेड ऑफ द डेबिटेड ऑफ अकाउंट, अगर आपको क्रेडिट करना था बट डेबिट कर दिया तो वहाँ पे आपका जो बैलेंस शीट है वहाँ पे फ़र्क आ जाएगा। हमने रॉन्ग एलोकेशन कर दी एक्सपेंडिचर के कैपिटल और रिवेन्यू को, हमने सब 11th क्लास में पढ़ा था। जो रिवेन्यू आइटम्स होते हैं उनको रॉन्गली हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में दिखा दिया, तो ये सब थोड़ी मिस एप्रोप्रिएशन दिखा देता है। तो उसके बाद जो वैल्यूएशन ऑफ वेरियस एसेट्स है इन सब को चीज़ों को लेके, देन सम एरर्स डेब्ट्स भी आ सकते हैं, जैसे कि रॉन्ग ऑफ डाउटफुल डेट्स, प्रोविडेड इनएडुकेट डेप्रिसिएशन, हमने गलत डेप्रिसिएशन दे दिया है, इसमें रॉन्ग प्रोविजंस हमने यूज़ करे। सच एरर्स जो है ये जो एरर्स होते हैं ये ट्रायल बैलेंस में डिस्क्लोज नहीं होते हैं। देन उसके बाद सच एरर डिटेक्टेड बाय थ्रू चेकिंग द ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, ये हमारी ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन चेक करने पर ही निकलते हैं। देन एरर ऑफ ओमिशन, जब आप कहीं पे भूल जाते हो फुली या पार्शियली। फिर उसके बाद एरर्स इज ड्यू टू मिस्टेक, बाय मिस्टेक हो जाती है ये, एंड इट विल नॉट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते हैं, डिफिकल्ट होता है इनको ढूंढना। देन फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स एंड ट्रांजेक्शन फुली ओमिटेड, कौन कौन से, जैसे परचेज ऑफ फ्रॉम परचेज डे बुक, कमीशन ऑफ सेल्स फ्रॉम सेल्स डे बुक, देन ओमिटिंग ऑफ एंडिंग चार्जिंग डेप्रिसिएशन भूल गए हम, देन ये सब चीज़ें। देन इन सर्टेन केसेस एंड देन उसके बाद द एरर्स में भी ट्रायल बैलेंस एग्जांपल ट्रांजेक्शन और पार्टली ओमिटेड फॉर अकाउंट्स एंटर परचेज भूल जाते हैं। सब वो एरर्स आर इजी टू लोकेट, सच कुछ इजी होते हैं कुछ इजी नहीं होते हैं।
देन उसके बाद रिवीजन में कवर अप कर लेंगे, बाकी इतना डीपली नहीं पढ़ते हैं अभी। देन उसके बाद एरर्स ऑफ कमीशन, अगर कमीशन की बात करें तो जैसे कमीशन आपने गलत दे दिया, व्हेन देयर इज मेड इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और लेजर, और इनकर जब लेजर की एंट्री थोड़ी इनकरेक्ट होती है, पार्शियल होती है, जहाँ पे कमीशन वगैरह आ रहा होता है, तो वो सब कुछ गलत चार्ज करना पड़ता है। उसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। देन एरर ऑफ डुप्लीकेशन, जहाँ पे एक ट्रांजेक्शन दोबारा या तिबारा लिखी जाती है, एंड इट मोर डिफ़िकल्ट, कुछ ऐसे एरर्स निकालना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। देन उसके बाद कंपेंसेटिंग एरर्स, व्हेन एन एरर ऑफर्स टू द अफेक्ट द अनदर एरर, की जहाँ पे एक एरर दूसरे एरर को अफेक्ट कर रहा हो, इसे हम कंपेंसेटिंग एरर बोलते हैं। देन उसके बाद हमने ए को डेबिट करना था किसी से, कर दिया क्रेडिट किसी से, और मतलब ऐसे ऐसे मतलब ए से मतलब किसी की एंट्री मिला देते हैं तो हो जाता है। देन हाउ टू डिटेक्ट एरर्स, की जो एरर्स उनको कैसे डिटेक्ट करता है। सो एन ऑडिटर कैन डिटेक्ट एन एरर रिपोर्ट ऑल्दो दे नोटिस ड्यूटी। तो यहाँ पे क्या होता है, लोकेशन ऑफ एरर डिपेंड्स ऑन द इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, की उनका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, स्मॉल डिफरेंस जो होते हैं वो सेटिस्फाई निकाल देते हैं एक साथ ही। then the auditor में टू फॉलोइंग पॉइंट, जब उनको एरर्स निकालने पर तो फॉलोइंग एरर्स चेक करना पड़ता है, कि जो सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम है क्या है, एरर्स कैन बी लोकेटेड क्रंची ऑफ द सच बुक्स इफ सेल्फ बैलेंसिंग इज नॉट यूज्ड। यहाँ पे सेल्फ बैलेंसिंग नहीं हो रहा तो ट्रायल बैलेंस अच्छे से चेक करना चाहिए, अकाउंट लेजर चेक करनी चाहिए, उनके पॉसिबल सम बैलेंस इन लेजर की ट्रायल बैलेंस एजेंट सबको चेक करना चाहिए, टोटल ट्रायल बैलेंस देखना चाहिए, टोटल में मिस्टेक देखनी चाहिए, बैलेंस शीट को कंपेयर करना चाहिए ट्रायल बैलेंस के साथ। देन इन केस देयर इज अ डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, ही देयर अकाउंट्स हैव सिमिलर बैलेंस, कि जो अकाउंट्स उनकी सिमिलर बैलेंस है कि नहीं है। देन उसके बाद ये बाकी के ये कुछ है कि यहाँ पे सिर्फ ट्रायल बैलेंस प्रॉब्लम है क्या, कोई एरर है 100 और 1000 में भी रॉन्ग टोटलिंग से है, या फिर ओवर इंटेंसिव केयरफुल वेरिफिकेशन करते हैं, जर्नल एंट्रीज को चेक करते हैं जितनी भी जर्नल्स लेजर में डाली हैं। देन ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लोड हाउंड, की जो एक ऑडिटर है वो एक वॉच डॉग है, एक ब्लड हाउंड नहीं है। सो ऑडिटर्स ड्यूटी क्या है, कि उन्होंने बताया कि जो ऑडिटर है वो इज नॉट अ बाउंड टू डिटेक्ट, वो बाउंड नहीं करा गया है कि आपको किसी से ढूंढना है, एक वो सिर्फ एक वॉच डॉग है जो कि सिर्फ चेक करता है। सो ऑडिटर इज अ वॉच डॉग, की वो एक सिर्फ इंटरेस्ट दिखाता है ऑनर का, बिजनेसमैन बिजनेस ऑनर का बिजनेस में, एंड द सम पोजीशन ऑफ ऑडिटर ही शुड मेक एवरी एफर्ट, वो सारे एफर्ट्स दिखाता तो है सब कुछ चेक करने के लिए। एंड जो ऑडिटर है वो ब्लड हाउंड नहीं है, कि उसकी वो फुल्ली जस्टिफाई नहीं कर सकता है, वो फुल्ली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है किसी भी चीज़ के लिए। जो ऑडिटर है मस्ट बी सिस्टमेटिक, सिंसियर, ऑनेस्ट होना चाहिए, वो हार्म नहीं करता है किसी भी चीज़ को। फिर उसके बाद इन अनदर केसेस, एंड यहाँ पे सब केसेस हैं कि ऑडिटर जो है वो कि वो सब कुछ नहीं चेक कर सकता है, डिसऑनेस्ट नहीं कर सकता है, वो सिर्फ चेक करता है, इज़ नॉट अ इंश्योरेंस, इट डज नॉट गारंटी, वो गारंटी भी नहीं देता है, देन वो सिर्फ चेक करता है, ऐसा लिखा है इसमें। तो उसके बाद डिटेक्शन ऑफ एरर फ्रॉड इंपॉर्टेंट, जो ऑडिटर की ड्यूटी है कि चेक भी करना, उसको थोड़ा सी तो ड्यूटी है उसकी कि फ्रॉड वगैरह को चेक करना। फिर उसके बाद सच जॉब्स इज रियली डिफिकल्ट फॉर हिम बिकॉज एरर्स और फ्रॉड्स आर कमिटेड बाय द ऑफिसर्स हु आर प्रिज्यूम टू बी ऑनेस्ट, रिस्पॉन्सिबल एंड सिंसियर, कि ये जो फ्रॉड्स हैं सब हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो करते हैं, बल्कि उनसे हम ज्यूम करके रखते हैं कि वो ऑनेस्ट होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, सिंसियर होंगे, बट वो फिर भी फ्रॉड कर देते हैं। देन डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड, द ऑडिटर हैज़ टू इंश्योर कि यहाँ पे नो मटेरियल मिस स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, डिग्री ऑफ स्किल, केयर ऑफ, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। देन उसके बाद ऑडिटर हैज़ प्रोफेशनल नॉलेज, ऑडिटर होता है उसमें प्रोफेशनल नॉलेज होती है, एक्सपर्टीज़ होती है, सर्टिफाई होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो उसके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन निकालने की भी वेज होनी चाहिए। देन प्रिवेंशन ऑफ एरर्स ऑफ फ्रॉड्स, की जो फ्रॉड्स हैं हम उनको मना तो नहीं कर सकते बट प्रिवेंट करके रख सकते हैं। जो ऑडिटर होता है कैन डू एनीथिंग डायरेक्टली टू द प्रिवेंशन ऑफ एरर्स आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑडिटर। देन प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, की जो ऑडिटर है वो उसको डायरेक्टली नहीं कर सकते एरर्स को वहाँ पे, एंड द ऑडिटर एडवाइस कर सकते हैं क्लाइंट्स को, सजेस्ट कर सकते हैं, सजेशन के भी अकाउंटिंग सिस्टम चेंज करना, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करना, और इन सब चांसेस को चेंज करना। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेड देन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट, जो इंस्टीट्यूट होता है वो भी ऑडिट वगैरह देता है। बाय द साइनिंग ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, जो ऑडिटर्स की रिपोर्ट होती है वो भी प्रॉपर गारंटी नहीं होती कि उसमें कोई फ्रॉड नहीं है, वो केयर एंड स्किल्स पर डिपेंड करते हैं। द ऑडिटर शेल द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स फॉर हिज ड्यूटी, की कौन कौन से
स्टैंडर्ड्स होते हैं वो असेस कर सकता है आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को चेक कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है, पॉलिसीज़ को, प्रॉफिट एंड लॉस को चेक कर सकता है। वेदर एन ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन डिटेक्शन फ्रॉड एंड ऑल्सो द फॉलोइंग फैक्ट्स इज उसकी ड्यूटी फुलफिल करना, प्रोफेशन के साथ रीजनेबल डिग्री ऑफ स्किल्स होती हैं उसके पास, डैमेज और लॉस भी चेक कर सकता है। देन द ऑडिटर कैन नॉट चेक ईच एंड एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कि वो ईच एंड एवरी फाइनेंशियल टेस्ट नहीं करता है, टेस्ट चेक नहीं करता है, वो सिर्फ टोटलिंग चेक कर लेता है कितनी की कितनी है। अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा उसके लिए। देन उसके बाद रीजनेबल स्किल डिलीजेंस अप्लाई करता है। देन उसके बाद तो सेम है यहाँ पे। देन इट कैन बी concluded regarding position of auditor as regard frauds and error. The auditor has carried out the auditor's generally accepted ऑडिटिंग प्रिंसिपल, ही इज़ नॉट लायबल फॉर मिस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। वो मिस स्टेटमेंट जो आपने रिप्रेजेंट करी है उसके लिए लायबल नहीं होगा, वो सिर्फ अपने डिटेक्शन के लिए, चेकिंग के लिए लायबल होगा। फिर उसके बाद एज अ वॉचडॉग ही शैल नॉट नेसेसरी स्निफ फॉर एरर्स ऑफ फाउंड्स, कि वो ढूंढेगा ही नहीं सिर्फ एरर फाउंड, वो सिर्फ चेक करेगा। देन उसके बाद ऐसे 240 रिवाइज ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड एंड इन ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि क्या ड्यूटीज़ है तो उनकी द ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होते हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है कि फ्रॉड्स को ढूंढना, डिटेक्ट करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर क्या होते हैं, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल अपनी रीजनेबल एक्यूरेसी दिखानी। देन फ्रॉड क्या होता है, जब एम्प्लॉय थर्ड पार्टीज आती है बीच में। देन उसके बाद रिस्क ऑफ फैक्टर्स ऑफ फ्रॉड, इवेंट्स एंड कंडीशन कौन कौन से होते हैं, इंसेंटिव्स। देन ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है, अप्रोच वर्क विद अ सर्टेन डिग्री ऑफ प्रोफेशनल्स skepticism to be alert to any signal misstatement, the auditor may accept record document in a genuine, सब कुछ ऐसे चेक करने के लिए। देन उसके बाद ये पढ़ते हैं क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर, की जो ऑडिटर है उसकी कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती है। कि ओनली सर्टिफाइड क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट ही एक लिमिटेड कंपनी को ऑडिट कर सकता है। देन उसके पास स्किल होती है, उसके पास कुछ क्वालिटीज़ होती है कि उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिस आनी चाहिए हर चीज़ की, सारे अकाउंटिंग सिस्टम के साथ वो फैमिलियर होना चाहिए। देन उसके बाद फैक्टफुल होना चाहिए, इन एडुकेट इन्फॉर्मेशन ही होनी चाहिए, ही मस्ट बी द वेरियस डिसाइडेड। उसके बाद कोर्ट्स ऑफ इंडिया में जो कि चेक करना चाहिए। देन उसके बाद नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन की। जो ऑडिटर होता है वो कुछ ऑनेस्ट होना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए। देन उसके बाद ड्यूटीज़ अपनी फुलफिल कंप्लीट होनी चाहिए। देन नॉलेज होनी चाहिए कंपनीज एक्ट की एंड हमारे मर्सेंटाइल जितने भी लॉज हैं उन सब की भी। देन उसके बाद मस्ट बी फैमिलियर विद प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इन सब के लिए। देन उसके बाद डिसीजंस अच्छे होने चाहिए, उसके सरकमस्टेंस सस्पिशन ड्यूटीज और प्रॉब्लम कोई आए तो फ्रॉड वगैरह वो भी चेक करना चाहिए। देन टाइम टू टाइम क्लैरिफिकेशन भी मिलनी चाहिए। देन हाई मोरल होना चाहिए, नॉट एक्सेप्ट साइन ऑफ रिपोर्ट ऑफ स्टेटमेंट विच डज नॉट बिलीव ट्रू फेयर, उसको साइन नहीं करना चाहिए अगर वो ट्रू एंड फेयर नहीं है। हार्ड वर्किंग होना चाहिए, एडवोकेट कॉमन सेंस होनी चाहिए, हियर आर्गूमेंट्स होने चाहिए, नॉट डिस्क्लोज सीक्रेट्स ऑफ हिज क्लाइंट्स के सीक्रेट भी नहीं डिस्क्लोज करनी चाहिए। देन इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंसी ऑफ एन ऑडिटर रेंडर्स अ हाईली प्रोफेशनल सर्विस टू हिज क्लाइंट, और वो पर्सनल क्वालिटीज़ रेंडर करता है। इंटीग्रिटी होता है कि वो ऑनेस्टी के साथ आना चाहिए, कैरेक्टर आना चाहिए उसका एक प्रॉपर। देन द ऑडिटर मस्ट नॉट बी इंटेंशनली मिसरिप्रेजेंट एनी फैक्ट और साइन वेरीफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर वो ट्रू नहीं है तो उसको साइन भी नहीं करने चाहिए। देन उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी क्या हो चाहिए, ऑडिटर जो है वो एक इम्पार्शियल होना चाहिए, एक अनबायस्ड होना चाहिए। देन उसके बाद वो इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए किसी भी अपनी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। देन इंडिपेंडेंसी ऑफ ऑडिटर, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग थ्रू द विच रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एनहांस, कि जहाँ पे वो ट्रू नेचर है, जहाँ पे उनकी जो स्किल्स है वो इन्हांस्ड होती हैं। देन इंडिपेंडेंस शैल नॉट कॉम्प्रोमाइज़, कि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए उसको, अगर कुछ फॉल्स है तो वो एग्जैक्टली फॉल्स है, उसके एक्सप्रेशंस बता देने चाहिए। देन उसके अफेयर सब कुछ ऐसे चेक करना चाहिए। देन उसके बाद हम ये नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ते हैं ऐसे 200 रिवाइज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर की ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर के एंड कैसे स्टैंडर्ड सेट होते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो ऑडिटर है वो एक रीजनेबल एश्योरेंस देना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है, फ्रॉड नहीं है। तो इस पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर की एक एथिकल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। आईसीआई इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंटली होना चाहिए, एक
प्रोफेशनल स्केपिटिज्म होना चाहिए, स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, क्रिटिकल एग्जामिनेशन आनी चाहिए, देन कॉन्ट्रडिक्टरी एविडेंस होना चाहिए, प्रोफेशनल जजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर कंडक्ट होना चाहिए ऑडिट का, देन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस होना चाहिए, देन कंडक्ट ऑफ ऑविडेंस, अकॉर्डेंस ऑफ एसेज होना चाहिए, स्कोप ऑफ ऑडिट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट एप्लीकेबल लॉज आने चाहिए, रीजनेबल एश्योरेंस होनी चाहिए, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, ये सब कुछ कैसे इंटरनल कोस्ट सिस्टम मेंटेनेंस सब कुछ ऐसे अच्छे से होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ ऑडिटिंग, की ऑडिटिंग का क्या स्कोप है। सो एज वी नो ऑडिटिंग इज कंसर्न विद वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग डाटा, कि हमने सबको पता तो चल ही गया है कि जो ऑडिटिंग है वो वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की, कि रिलायबिलिटी एक्यूरेसी कितनी हमारे अकाउंट्स की। देन उसके बाद एंड कम्युलर लाइक टैक्स कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट ये सब चीज़ें। देन इवन नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अपनी सर्विस कैसे अवेल कर सकते हैं। देन उसके बाद द मेन पर्पज ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट क्या है, डिटेक्ट करना एरर्स को, ओमिशन को ढूंढना कि क्या बनाया है क्या नहीं। देन वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग डाटा एंड बुक्स में क्या किया जाता है, एग्जामिनेशन अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना, वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स का, देन वेरिफिकेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, देन हमारे रिपोर्ट्स तैयार करनी clients के लिए। in fact circumstances of each case will determine the extent to could not examination, कि क्या क्या एग्जामिनेशन होना चाहिए, then terms and reference होना चाहिए, determine करना चाहिए, justified होनी चाहिए audit report, then डिटरमाइंड होनी चाहिए। देन उसके बाद इंटरनल कोस्ट सिस्टम का एक्सेस होता है तो वो भी अच्छे से होना चाहिए, एकदम अच्छे से अरिथमेटिकल एक्यूरेसी होनी चाहिए। देन टेक्निक्स ऑफ ऑडिट की, जो ऑडिटर्स की कौन कौन सी टेक्निक्स है, तो द मेथड्स एंड मीनिंग्स यूज बाय ऑडिटर अलॉन्ग विद ऑब्टेनिंग एंड accumulating द एविडेंस आर पार्ट ऑफ ऑडिट टेक्निक्स, कि जितने भी वो काम करता है सपोज पास एविडेंस है टेक्निक्स में आता है। सो ऑडिटर मस्ट कॉमनली यूज द फॉलोइंग टेक्निक्स, कौन कौन सी टेक्निक्स करता है, चेकिंग ऑन पोस्टिंग and casting, counting and physical examination of various assets, confirmation of transition and evidence from all other sources, and making inquiries, scrutiny of the end of the year, recomputation, tracing करना, balances को, bank reconciliation statement check करना, basis principles governing and adults. The basic principle of governing professional responsibility should be compiled. So various principle कौन कौन से चेक करते हैं, एक होता है इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंसी, कि जो ऑनेस्ट होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए अपने काम को लेके, इम्पार्शियल मस्ट हैव इम्पार्शियल एटीट्यूड, कि इम्पार्शियल एटीट्यूड होना चाहिए उसका। देन कॉन्फिडेंटल, द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग इन ऑडिट शुड बी कॉन्फिडेंटली, और वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने रिपोर्ट को लेके। देन स्किल एंड कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए उसके पास। देन उसके बाद ट्रेनिंग होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रॉपर, एंड वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, कि जितने भी उन्होंने अदर काम करा है वो भी अच्छे से चेक करे वो। देन उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से होनी चाहिए, देन प्लानिंग अच्छे से होनी चाहिए, उसके बाद प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि कैसे कंट्रोल सिस्टम है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है, ऑडिट प्रोसीजर क्या है, ऑडिट एविडेंस क्या है। देन ऑडिटर ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, कि उसे ऑडिट की अपनी प्रोसीजर करने से पहले उसके पास प्रॉपर एविडेंस होने चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिससे कि वो अच्छे से ऑडिट कर पाए। देन उसके बाद अकाउंटिंग सिस्टम इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए, ऑडिटिंग कंक्लूजन रिपोर्टिंग होनी चाहिए। देन एडवांटेजेस ऑफ एन ऑडिट, की ऑडिट जो है क्या क्या एडवांटेजेस है, सो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट क्या होता है, नेसेसिटी होता है, नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकता है, सो फॉर ऑनर्स एंड बिजनेस, फॉर द मैनेजमेंट, फॉर द क्रेडिटर्स, फॉर द गवर्नमेंट बॉडीज एंड फॉर द अदर्स। सो सोल ट्रेडर इंटरेस्टिंग नोन हाउ द बिजनेस कंडक्टेड, ये जो सोल ट्रेडर्स होते हैं वो देखते हैं कि वो कितना बिजनेस इफेक्टेड है कि नहीं है। सो जो इंस्टॉक कंपनीज हम इन सबको चेक करते हैं कि क्या क्या है। सो फॉर द बिजनेस एंड शेयर होल्डर्स के लिए कैसे है, कि ट्रेडर्स के लिए उनकी ऑडिटेड अकाउंट है कि नहीं है, हम ट्रस्ट करके खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं। न्यू पार्टनर तभी आता है, डिस्प्यूट चेक करने के लिए आता है, शेयर होल्डर को शेयर होल्डर तभी आएगा जब उसे पता होगा। एंड फॉर द मैनेजमेंट की बात करें, यहाँ पे एरर्स एंड फ्रॉड्स निकालना, स्टाफ कैसा है वो निकालना, फायर थ्रेफ्ट इंसिडेंट ये सब चेक करने के लिए, सब कुछ यूनिफॉर्मली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि कौन नहीं चाहता कि उनका मैनेजमेंट अच्छे से वर्क ना करे। एंड क्रेडिटर्स के लिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स कैसे है, देन फॉर द गवर्नमेंट बॉडीज टैक्सेशन लगाने के लिए, देन ऑडिटिंग करने के लिए, लॉ वगैरह चेक करने के लिए। फॉर द अदर्स इंश्योरेंस कंपनीज लाइक कितना इंश्योरेंस दे सकते हैं, कितना लॉस हुआ है, कितना सेफ गार्ड है, कितना नहीं है। देन लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट क्या है, उसमें कुछ ज़्यादा लिमिटेशंस नहीं है। तो उसके बाद ऑडिट में नोट की कंप्लीट पिक्चर, प्रॉपर कंप्लीट पिक्चर भी नहीं देता है, इंटेंशंस प्रॉपर अच्छे से निकाल नहीं सकता है। देन ऑडिटर्स जो होते हैं डिपेंड होते हैं एक्सप्लेनेशन क्लैरिफिकेशन के। फिर उसके बाद बस ऑलमोस्ट चैप्टर ख़त्म ही हो गया। देन अंडर द शेयर होल्डर्स ऑफ शेयर होल्डर्स
appoints an auditor direct under such situation may not be independent auditor की independent auditor नहीं है, then auditor वो proper serve नहीं करता है, कभी कभी वेरी डिफ़िकल्ट भी हो जाता है कुछ जैसे कि स्टॉक इन ट्रेड इन सब आइटम्स को चेक करना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऑडिटिंग इज पोस्ट मार्टम एग्जामिनेशन बट द यूज़ ऑफ सच एग्जामिनेशन इवन इवेंट्स हैव ऑलरेडी हैपेंड। अगर इवेंट हो गए हैं तो हम क्यों करा रहे हैं, अभी कुछ फ्यूचर में ज़रूरत पड़ने नहीं वाले तो क्यों करा रहे हैं हम ऑडिटिंग, क्योंकि ये तो हो गया है, तो ऑडिटिंग कराने का कोई फ़ायदा है, ऐसे उन्होंने बोला है, मैंने नहीं बोला है। सो इनहेरिटेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट की इनहेरिटेंट लिमिटेशंस कौन कौन सी होती है, तो it has inherent limitations with the right from the inception and cannot be overcome, जिनसे overcome आ ही नहीं सकते हैं हम। so कौन कौन सी है, the persuasive evidence, some evidence are available to auditor rather than conclusive, वो पहले से ही होते हैं, conclusive नहीं होते हैं। जो certificate valuation of asset which not be conclusive evidence in correct value, जो correct value का हो नहीं सकता। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो जजमेंट से बनती है वो भी नहीं हो सकती, रीजनेबल ही नहीं है। देन ना नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर की जो प्रोसीजर है वो भी काफ़ी ज़्यादा relevant financial statement, the audited procedure may become inactive and डिटेक्टिंग इंटरनेशनल स्टेटमेंट की इंटेंशनल स्टेटमेंट जो होते हैं उन सबको चेक ही नहीं कर पाता है। तो लिमिटेशन टाइम एंड कॉस्ट, इन सब की तो लिमिटेशन है ही। सो या दैट्स फॉर चैप्टर नंबर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।